नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन समाजशास्त्र की प्राध्यापिका गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल ओल्ड फरीदाबाद से आज आपको कक्षा 11 का सामाजिक परिवर्तन के कारक के बारे में बताने जा रही हूँ। आशा करती हूँ कि आप इसके बारे में ध्यान से सुनेंगे और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आप इसको समझें भी और मैं समझाने का प्रयास भी करूँ। तो सामाजिक परिवर्तन के कारक के बारे में जानने से पहले ज़रूरी है कि हम सामाजिक परिवर्तन में भी परिवर्तन को जानें कि परिवर्तन क्या है। देखिए, परिवर्तन का अर्थ होता है बदलाव से। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें बदलाव ना आता हो। परिवर्तन अटल नियम भी बोल सकते हैं इसका। अटल अर्थात निश्चित है, निश्चित उसका कोई भी ऐसा समाज हमें दिखाई ही नहीं देगा जिसमें बदलाव नहीं आया हो। बदलाव 3 चीज़ों के साथ आता है, समय, वस्तु और भिन्नता के साथ। समय के अनुसार पदार्थ में भिन्नता अर्थात बदलाव आता है और वो बदल जाती है। तो परिवर्तन का अर्थ 3 चीज़ों से है, वस्तु, समय और भिन्नता। समय इसमें एक सबसे बड़ा मोड़ होता है क्योंकि जो बदलाव आएगा वो समय के अनुसार आएगा। अब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन का। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ समाज में उन मानवीय संबंधों, व्यवहारों, परिस्थितियों और उनसे जुड़े हुए मूल्यों, प्रथाओं इत्यादि से है जिनमें सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है। सामाजिक संबंधों के परिवर्तन में परिभाषा देते हुए कई लोगों ने परिभाषा दी है, जिनमें से मैकाइवर है जो कहते हैं कि सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। अन्य कई समाजशास्त्री रहे हैं जिनकी परिभाषाओं में है कि सामाजिक ढांचे में होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है। अगर मैं संक्षेप में इसको आपको समझाना चाहूँ तो सामाजिक परिवर्तन समाज मानव से बना है, और जिस समाजशास्त्र की हम बात कर रहे हैं हम मानवीय समाजशास्त्र की बात कर रहे हैं। तो मानवीय समाजशास्त्र के अंदर समाज में जितने भी मानव से जुड़े हुए संबंध हैं और उन संबंधों से जुड़े हुए व्यवहार है, उन व्यवहारों में परिस्थितियों के अनुसार जो बदलाव आता है उसे हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊंगी, आप छोटे थे, आपके माता पिता आपसे प्यार करते थे, ये परिस्थिति थी, संबंध थे, माता पिता के आप लाडले बच्चे थे। जब आप बड़े होंगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप उनका ध्यान रखें। ये हमारे सामाजिक संबंधों को दर्शाता है कि जब हम छोटे तो केयर कौन कर रहा है, परिस्थितियाँ कैसी है कि माँ बाप हमारा ध्यान रख रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है। अब जिम्मेदारी बदल गई, समय बदला, समय के साथ हम बड़े हुए और उनके साथ हमारे में बदलाव आया कि अब हमें ध्यान रखना है अपने पेरेंट्स का, पेरेंट्स की बात माननी है, पेरेंट्स का ख्याल रखना है। जितना हमने उनका रखा उतना हमें उनसे भी ज़्यादा हमें रखना है। प्रथाएं, परंपराएं संबंधों के साथ ये भी बदलती है। कहीं ना कहीं समाज में पहले महिला और पुरुष की बात करें तो एक साथ नहीं था। महिलाओं को आज यहाँ आने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा है। उससे पहले, स्वतंत्रता से पहले बहुत सारे अंग्रेजों के समय में कानून बन चुके थे, पर सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह इत्यादि आपने बुरी प्रथाओं के बारे में सुना है और समाजशास्त्र में पढ़ा भी है। तो उन प्रथाओं को बदलने में समय लगा। धीरे धीरे जब उस पुरुष समाज ने भी महिलाओं को आज़ाद कराने के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और आज महिलाएं आप देखिए पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ये भी समय और परिवर्तन की भिन्नता हमें दिखाई देती है। आज कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ हमें ये चीज़ें ना दिखाई देती हो कि महिलाएं पीछे हैं और पुरुष आगे हैं। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पुरुष ने भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, एक बड़ी भूमिका निभाई है महिलाओं को स्वतंत्रता दिलाने में। तो रूढ़ियों और प्रथाओं में तो सामाजिक परिवर्तन मानवीय व्यवहार संबंधों के साथ साथ मूल्यों, रूढ़ियों, प्रथाओं इत्यादि सभी में हुआ है। ये मूल्य भी समाज के साथ साथ बदल जाते हैं। अब आता है अर्थात संक्षेप में हम कहेंगे कि सामाजिक परिवर्तन सामाजिक संबंधों और उससे जुड़े हुए व्यवहारों में होने वाला परिवर्तन है, जिसमें सभी परंपराएं, रूढ़ियाँ, प्रथाएं इत्यादि शामिल हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन के कारक के बारे में। सामाजिक परिवर्तन के कारक अर्थात ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे समाज में बदलाव आया है। तो इसमें सर्वप्रथम लेते हैं हम भौगोलिक कारक। देखिए, प्रकृति, भौगोलिक में आते हैं प्रकृति से जुड़ी हुई आपदाएं, प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें,
जो यहाँ हमारे समाज को सबसे ज़्यादा जब हम नियंत्रित कर सकता है, समाज ने सबको नियंत्रित कर लिया लेकिन प्रकृति को कोई नियंत्रित नहीं कर पाया है। ये एक ऐसी आपदा होती है जिसे हम समझ ही नहीं पाते हैं। प्रकृति समाज को नियंत्रित करती है। काफ़ी सभ्यताएं थी, सिंधु सभ्यता रही है, सरस्वती नदी जिसका हम गंगा से भी ज़्यादा नाम था और बहुत ही पौराणिक और पवित्र नदी मानी जाती थी, बट समय के अनुसार उनके लुप्त होने के कारण कई कारण रहे थे। कई कहते हैं कि शायद रेत के कुछ भंवर आए थे, आपदाएं आई थी, प्राकृतिक आपदाएं, कि आज सरस्वती नदी लुप्त हो चुकी है, सिंधु सभ्यताएं लुप्त हो चुकी हैं। तो आपदाएं और भी आती रहती हैं। कुछ 1921 में हम बात करें जनसंख्या की, कभी भी ऐसा समय नहीं रहा कि जन्म दर बढ़ी हो और मृत्यु दर बढ़ी हो और जन्म दर घटी हो। लेकिन 1921 में जब हम बात करते हैं तो जनसंख्या घटी है, क्योंकि चेचक हैजा जैसी बीमारी उस समय आई थी। आज वर्तमान में भी हम बात करें तो एक प्राकृतिक आपदा से अभी भी हम गुजरे हैं, कोरोना जैसी बीमारी से, तो वो भी इस प्राकृतिक आपदा में शामिल किया जा सकता है। तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण भौगोलिक व्यवस्थाएं बदल जाती है, सभ्यताएं नष्ट हो जाती है, पूरे को पूरा समाज जिसे हम कहते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे प्रस्थान कर जाता है। तो ये सब कारण है समाज में बदलाव लाने के भौगोलिक में, अर्थात वो प्रकृति के कारण समाज एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया, या सभ्यताएं नष्ट हो गई, या कोई अन्य जन्म दर मृत्यु दर प्रभावित हुई, जिसके कारण समाज में बदलाव आया। अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक के ऊपर। दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो है जैविकीय कारक। जैविकीय कारक से हम समझ सकते हैं जैविकीय अर्थात बायोलॉजिक कारक। इसमें शरीर की रचना आ जाती है, जनसंख्या आ जाती है, जन्म दर आ जाती है, मृत्यु दर आ जाती है, प्रजाति आ जाती है। ये एक भौगोलिक कारक के तरह से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन इसमें यह आता है कि सामाजिक परिवर्तन में जैविकीय कारक महत्वपूर्ण है। तो क्या है इसका कारण? संसाधन, कि संसाधन कितने हैं और जनसंख्या कितनी है। हम माल्थस की थ्योरी पढ़ते हैं कि संसाधन उतने, जनसंख्या उतनी ही होनी चाहिए जितनी किसी देश के संसाधन हो। अगर किसी देश में संसाधन ज़्यादा है, जनसंख्या कम है, तो उसमें जन्म दर की ज़रूरत है। अगर किसी देश में संसाधन कम है और जनसंख्या ज़्यादा है, जैसे कि भारत देश जैसे देश में, तो वहाँ पे हमें ज़रूरत है कि हम जनसंख्या को कंट्रोल करें। तो ये जैविकीय परिस्थितियाँ, कई बार जनसंख्या विस्फोट की स्थिति आ जाती है, कुछ और परिवर्तन हो जाते हैं जैविकीय, तो उसकी वजह से भी समाज में बदलाव आना शुरू हो जाता है। संसाधन कम है, जनसंख्या ज़्यादा हो गई, तो वो देश गरीबी की ओर जाने लगता है। संसाधन कम है, ज़्यादा है, जनसंख्या कम हो गई, तो वहाँ ज़रूरत है कि वहाँ पैदा हो, नहीं तो वहाँ मनुष्य को कमी आने लग जाती है। अब हम बात करें और जापान, ये 3 तरह के जापान जैसे कि प्रौढ़ावस्था में जा रहा है, वहाँ पे शिक्षा का, एजुकेशन का और चिकित्सा का स्तर इतना बढ़ गया है कि वहाँ जवान लोगों की जनसंख्या कम है जबकि प्रौढ़ लोगों की जनसंख्या ज़्यादा है। तो धीरे धीरे वो बदलाव आज नहीं पता चल रहा, वो हमें बाद में पता चल रहा है। भारत में हम बात करें तो भारत एक जवान देश कहलाता है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या कार्यशील 15 से लेकर 59 तक यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है। काफ़ी साल पहले इसमें आया था कि लड़कियों को, हमें पता ही नहीं चला कि कैसे कैसे लड़कियां, जनसंख्या कम होती जाएगी, लेकिन लड़के और लड़की के जो परिवर्तन हुए, लड़कियों को कहीं ना कहीं एक निगलेक्ट किया गया, उसका परिणाम हमने सामने देखा कि आज 1000 पुरुषों के पीछे 860 तक लड़कियां आ गई थी, जो अब थोड़ा बहुत सुधार हुआ है सरकार के प्रयासों से। तो ये रहा हमारा जैविकीय कारक कि जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात और अन्य जेंडर जो संबंधित समस्याएं, और वो जैविकीय कारकों पर डिपेंड करती है। तो हमें जैविकीय कारकों भी समाज में परिवर्तन लाने में सहायक होते हैं। तीसरा जो हमारा मेन कारक आता है वो है प्रौद्योगिकी कारक। प्रौद्योगिकी कारक का मतलब होता है टेक्नोलॉजी, तकनीकी की वजह से समाज में परिवर्तन आना। देखिए जितने भी आज उद्योग हैं, पहले भारत एक ग्रामीण प्रधान देश था, कृषि पर हमारी सारी आय टिकी हुई थी। कहते हैं कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती थी, संयुक्त परिवार थे और महिलाओं के साथ भी वही व्यवहार हुआ करता था जहाँ संयुक्त परिवार में जैसा कि होता है। बट परिवर्तन के साथ प्रौद्योगिकी आई, टेक्नोलॉजी आई, जिसकी वजह से परिवर्तन हुआ। संयुक्त परिवार से एकाकी परिवार आया, उद्योग बढ़े, लोग गांवों से रोजगार की तलाश में शहरों में जाने लगे, जिससे कि संयुक्त परिवार टूटकर एकाकी परिवार बनने लगे, क्योंकि वहाँ रहने की समस्याएं थी और समस्याएं थी। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि वहाँ और भी चेंजेस आए।
महिलाओं की स्थिति, जो संयुक्त परिवार में ऐसा रहता है कि महिलाओं की ज़्यादा सुनाई नहीं होती, वहाँ एकाकी परिवार में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ, क्योंकि वहाँ पे महिला के फैसले डिसीजंस को भी महत्वपूर्ण माना गया। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत बड़ा उद्देश्यों की पूर्ति होना, जैसे कि उन विधियों, ज्ञानों तथा दक्षताओं की वजह से मनुष्य को सहायता मिली। यंत्रीकरण आया। यंत्रीकरण के अलावा हम कह सकते हैं कि कार्यों का विशेषीकरण हुआ, श्रम विभाजन हुआ। पहले औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी, बट अब औरतें घर से बाहर निकलने लगी, पुरुष के बराबर काम करने लगी और श्रमिक संगठनों का निर्माण हुआ। पहले लेबर, मजदूर वर्ग ऐसे ही काम करता था, बट प्रौद्योगिकी आई, उद्योग में एक बड़ा लेबर वर्ग काम करने लगा, तो उन्होंने अपनी एक यूनियन बना ली और उस यूनियन के अकॉर्डिंग उन पे दबाव बनाने लगे कि जैसे कि मार्क्स ने कहा है कि पूंजीवाद हमेशा से मजदूरों का शोषण करता रहा है, तो उस शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने के लिए यूनियन बनने लगी। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा, सामाजिक संबंधों पर प्रभाव पड़ा, ग्रामीण लोगों में भी शहरीकरण आने लगा, क्योंकि शहर की जो विशेषताएं थी वो वहाँ भी आने लगी। इसका लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट भी गया था प्रौद्योगिकरण का। टेक्नोलॉजी का जब विकास होता है तो उसको मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी कि टेक्नोलॉजी के विकास के कारण जो हम भौगोलिक कारक कहते हैं, जनसंख्या वाला कारक लेते हैं, उसी से जुड़ा हुआ है कि महिलाएं, संख्या कम होने का कारण विज्ञान आया, बड़े बड़े आविष्कार हुए, ऐसी मशीनों का आविष्कार हुआ जो गर्भ में ही भ्रूण को बता देती कि ये लड़का है या लड़की। तो पंजाब जैसे राज्यों में एक समय ऐसा आया था जब ये कहने लगे कि दहेज को बचाना है तो आप भ्रूण में इसका ख़त्म कर दिया जाए, तो वहाँ भी ऐसी कुछ स्थितियाँ पैदा हो गई कि लोग भ्रूण में चेक करवा के कि गर्भ में लड़का है या लड़की, लड़की को मरवा दिया जाता था, जिसकी वजह से हमें वो रिजल्ट 10 साल बाद पता चला कि हमारे यहाँ 1000 पुरुषों के पीछे 860 लड़कियाँ रह गई हैं। तो वो एक इसका नेगेटिव पॉइंट भी था। दूसरा हम कहते हैं कि संयुक्त परिवार में एक जुड़ाव होता है, जो जुड़ाव हर परिस्थिति में साथ रहने में मदद करता। लेकिन जैसे जैसे उद्योग आए, लोगों ने संयुक्त परिवार से एकाकी परिवारों में आए, तो उनके औपचारिक संबंध बढ़ गए, अनौपचारिक संबंध घटने लगे। उसको भी हम एक चेंजेस ही मानेंगे, बदलाव। तो कुछ सकारात्मक बदलाव आए, कुछ नकारात्मक बदलाव आए। यंत्रीकरण की वजह से, प्रौद्योगिकी की वजह से हरित क्रांति का बहुत बड़ा उद्देश्य, पहले हम आज़ादी के बाद भारत के पास इतने संसाधन नहीं थे, भारत अमेरिका से गेहूँ खरीदता था, लेकिन उसके बाद 1966 के अंतर्गत 60 और 66 में पंजाब और जो हम लेते हैं यूपी, वेस्टर्न यूपी को, उस टाइम हरियाणा पंजाब का ये एक हिस्सा था, तो वहाँ पानी ज़्यादा था। हमने वहाँ नए रासायनिक उर्वरकों का, खादों का प्रयोग किया, जैसे गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ा, और आज हम इस पोजीशन में हैं कि हम भारत में गेहूं में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ दूसरे देशों को भी गेहूं बेच सकते हैं और वहाँ पे भी निर्यात कर रहे हैं। अब अगला पॉइंट आता है सांस्कृतिक कारक। संस्कृति किसे कहते हैं? देखिए, सबसे पहले सांस्कृतिक परिवर्तन लाने की जब हम बात करते हैं कि संस्कृति मनुष्य और पशु में एक मुख्य अंतर है संस्कृति का, कि मनुष्य के पास संस्कृति नहीं है, मनुष्य के पास संस्कृति है और पशु के पास संस्कृति नहीं है। संस्कृति हमारे व्यवहारों से निर्मित है, हमारी विशेषताओं से निर्मित है। संस्कृति जो हमें व्यवहार, हम सीधे जन्म से लेकर मृत्यु तक जो समाजीकरण के साथ साथ संस्कृतिकरण भी सीखते जाते हैं, तो वो संस्कृति है। संस्कृति हमारी विचार शैली है, हमारी भाषा है और हमारे इत्यादि जो हमने हासिल किया है, जो पहले से लेकर अब तक मनुष्य ने जो पशु से मानव बना है, वो सब संस्कृति में आ जाते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन कहाँ आए? जब प्रौद्योगिकी बढ़ी, जनसंख्या परिवर्तन आए, कुछ हम कह सकते हैं कि आपदाएं आए, प्राकृतिक आपदाएं आई, इनकी वजह से समाज में, संस्कृति में भी परिवर्तन आया। उदाहरण के लिए मैं फिर बताना चाहूँगी कि आज के समय में कोरोना बीमारी आई, जहाँ हम फॉर्मेलिटीज़, हम कहते हैं कि हमारा आपस में आदान प्रदान, रिश्तों का आदान प्रदान, त्यौहार एक साथ मनाना और एक साथ मनाना, बट इस प्राकृतिक महामारी की वजह से ऐसा हुआ कि वो सब छूट गया, लोग घरों में बंद हो गए। तो वहाँ एक पॉजिटिव रहा कि लोगों ने अपनापन सीखा, भूल चुके थे हम अपने एक साथ बैठना, एक साथ बातचीत करना, वो पॉजिटिव रहा। बट एक नेगेटिव रहा कि पूरी दुनिया से हमारा अटैचमेंट टूट गया, हम किसी से मिल नहीं सकते, हम बाहर नहीं जा सकते, तो मनुष्य अपने ही घर में कैद होकर रह गया। ये भी एक संस्कृति का प्रभाव संस्कृति पर पड़ा। दूसरा, विचार और भाषा शैली। जैसे जैसे हमें ज़रूरत हुई, स्त्रियां जब घूंघट निकालती थी, अब पर्दा प्रथा जब वो बाहर काम करने लगी तो उसने वो सब छोड़ दिया। इसके बाद
इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हुई। उसमें बहुत सारे बदलाव आए संस्कृति के अंदर। स्त्रियों ने घूंघट छोड़ दिया, बाहर निकलने लगी, काम करने लगी। अब पुरुष ये हर बात ये कहता है कि हाँ, महिला भी साथ में काम चलने चाहिए। आप देखोगे बेटियों का अटैचमेंट, जो पहले बेटे और बेटी के भेदभाव को हम मानते थे, होगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहता होगा, बट अब बेटियों को बेटों से भी ज़्यादा प्यार किया जाता है, केयर की जाती है। आज बेटियां टॉप पे हैं, तो वो टॉप पे होने का कारण क्या रहा है? कहीं ना कहीं उनके पेरेंट्स का कारण रहा है कि वो उन्हें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी संस्कृति दे रहे हैं, अच्छा एनवायरनमेंट दे रहे हैं, फ़र्क नहीं कर रहे हैं उनके अंदर। दूसरा, हमारी प्रथाओं में परिवर्तन आया है। जो प्रथाएं पुरानी थी, गली सड़ी, सुव्यवस्था में पहुंच गई, जो आधुनिक समय के अनुसार सही नहीं है, तो उनमें भी बदलाव लाया जा रहा है। रूढ़ियाँ, जिन रूढ़ियों को हम चेंजेस कह सकते हैं, उनमें भी बदलाव आया है। पहले त्योहारों के बारे में, भारत विविधताओं भरा देश है, यहाँ विविधताएं हैं। यहाँ पे कोई बंगाल में पूजा हो रही है, नवरात्रों में वही पूजा नवरात्रों की एक गरबा डांडिया के रूप में मनाया जा रहा है। उत्तर भारत के त्यौहार अलग है, साउथ के अलग है, महाराष्ट्रियन के अलग है, शिवरात्रि एंड गणेश पूजा। बट जब हम एक सोसाइटियों का कल्चर चल पड़ा है, एमएनसी बाहर की कंपनियों ने आके, आज हम फ्लैट कल्चर में जिसमें रह रहे हैं, वो एक ही शहर में, एक ही सोसाइटी में अलग अलग स्टेट के लोग रहते हैं, तो वहाँ मिलजुल कर हम हर त्यौहार को बड़े ही खुशी से मनाते हैं। तो ये हमें सांस्कृतिक परिवर्तन दिखाई देता है कि आज के बच्चों को गणेश पूजा, गणेश चतुर्थी का भी पता है, उन्हें ये भी पता है कि महाशिवरात्रि का भी कैसे मनाना है। उन्हें नवरात्रों की गरबा और डांडिया में भी उतने ही मज़े आते हैं जितना कि बंगाल की पूजा में। उन्हें दिवाली और होली में भी उतना ही अच्छा लगता है। और जहाँ हम धर्म की बात करें तो यहाँ क्रिसमस भी उतने ही अच्छे से मनाया जाता है और ईद भी बहुत अच्छी तरह से। तो ये संस्कृति का बदलाव है। महिलाओं, तो सांस्कृतिक परिवर्तन में हमें मूल्यों, प्रथाओं, महिला और पुरुष में भेदभाव कम होना और इत्यादि देखने को मिलता है। अगली बात हम जब बात करते हैं कि उसके और क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, तो अगला परिवर्तन देखिए शिक्षा। बहुत सारे ऊपर के परिवर्तन रह जाते हैं कि सांस्कृतिक पर भौगोलिक परिवर्तन, यंत्रीकरण परिवर्तन और परिवर्तन, इन सब परिवर्तनों से ऊपर है शिक्षा। शिक्षा एक सामाजिक परिवर्तन का महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि पहले शिक्षाएं जो दी जाती थी वो गुरुकुल में दी जाते थे। वहाँ गुरुकुल में हर किसी को एजुकेशन लेने का अधिकार नहीं था। तो शिक्षा समाज में परिवर्तन कैसे लाए? पहले हमारे यहाँ कोई ऐसी वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं थी। समाज ने जैसे अपने आप को वैज्ञानिक तरीके से समझा, उसी हिसाब से उसको बांटा भी। उन्होंने क्या किया? शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार किसे था? सिर्फ दो वर्गों को था, ब्राह्मण और क्षत्रिय। ब्राह्मण और क्षत्रिय जो उच्च के दो वर्ग थे, ब्राह्मण को वेद ज्ञान देने का शिक्षा था कि वो क्षत्रिय को शिक्षित करेंगे और किसी को नहीं। हम कर्ण और एकलव्य जैसे उदाहरण देखते हैं, जहाँ पे कर्ण को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं था क्योंकि वो एक सूत पुत्र था। एकलव्य को अधिकार नहीं था क्योंकि वो एक भील पुत्र था। द्रोणाचार्य के पास दोनों जाते हैं, दोनों को एजुकेशन नहीं मिलती है। एक ने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर शिक्षा हासिल की, लेकिन वहाँ भी द्रोणाचार्य ने कि कहीं वो अर्जुन से आगे ना निकल जाए, उसका अंगूठा मांग लिया। कर्ण जिन्होंने झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की, तो उनको कहीं ये किंवदंतियाँ हैं कि उनको ये श्राप दिया गया कि जब तुम्हें तुम्हारा ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी तुम उस ज्ञान को भूल जाओगे। तो ऐसा समाज भी हमारा रहा है। अब आप इस बदलाव को यहाँ से देखिए कि शिक्षा का मतलब सबसे पहले होता क्या? हमने शिक्षा का मतलब बोला प्रगति, विचारों का परिवर्तन, अर्थात शिक्षा से हमारे विचार बनते हैं और विचारों से ही परिवर्तन होता है। उसकी वजह से आज हम जिस समाज में रह रहे हैं वहाँ कोई जाति, धर्म इत्यादि में कोई फ़र्क नहीं किया जाता, ना लिंग के आधार पे। यहाँ सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। और हमारी सरकार के द्वारा RTE, राइट टू एजुकेशन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो समाज में शिक्षा से भी बड़ा बदलाव आया है, क्योंकि हमारे विचारों में परिवर्तन आया है। और जब विचार बदलते हैं तो वो समाज प्रगति की ओर लेके चला जाता है। विचार बदलने से ही हमारी संस्कृति, हमारी बुराइयाँ, हमारी रूढ़ियाँ, प्रथाएँ, इनमें बदलाव आया। विचार बदलने से हमारे आविष्कार, नए आविष्कार हुए, प्रौद्योगिकी हुई, ऊंचाइयों की ओर चली गई। विचार बदलने के कारण ही आज जनसंख्या हमारी धीरे धीरे कम होती जा रही है। जैसे सरकार छोटा परिवार सुखी परिवार के नारा लगाती जा रही है, जबकि एजुकेटेड फैमिली है वो खुद इस चीज़ को मानने लगी है और छोटे परिवार की बात हो रही है। अब अगली हम बात करते हैं कि और शिक्षित के इसमें क्या बात हो सकते हैं कि सामाजिक परिवर्तन में शिक्षा आई। शिक्षा के अलावा भी ऐसी कई चीज़ें रही है कि शिक्षा ने विचारों को बदला, प्रगति आई, MNCs वगैरह आई, प्रौद्योगिकी आई। ये सारे कारक जो हमने धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलते गए, अगर इनको मिला के सोचो
तो हमारे सारे समाज ने मिलकर एक प्रयास कह सकते हैं जो इन कारकों को साथ मिलकर, क्योंकि अगर हम उनका सहयोग ना करते तो कहीं भी परिवर्तन नहीं आ सकता था। हमारे संस्कार, हमारी पीढ़ियाँ जो उन्होंने हमें रिजेक्ट नहीं होने दिया, उन्होंने हमारे परिवर्तनों को स्वीकार किया और पॉजिटिव सकारात्मक स्वीकारों को जल्दी स्वीकार किया। हो सकता है थोड़ा टाइम लगा हो उनको स्वीकार करने में, बट स्वीकार किया। और आज वो सामाजिक परिवर्तन के जो कारक है वो भारत जैसे देश में साफ दिखाई दे रहे हैं। तो जहाँ हम सामाजिक परिवर्तन को कर रहे हैं, संक्षेप में अगर आपको समझ, मैं इतना कहना चाहूँगी कि सामाजिक परिवर्तन के लिए कोई एक कारक जिम्मेदार नहीं है। सामाजिक परिवर्तन के लिए बहुत सारे कारक जिम्मेदार हैं और उन कारकों में जनसंख्या, संस्कृति, भौगोलिक, प्राकृतिक आपदाएं, शिक्षा और इत्यादि चीज़ें शामिल हो जाती है। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज़ है वो विल पावर, हमारी इच्छा शक्ति, वो एक ऐसा साधन है जिसने समाज में परिवर्तन लाया है और इन परिवर्तनों को हमने अपनाया भी है। थैंक यू, धन्यवाद। आशा